हमने ये कहा कि हमारे पास मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया हमें पढ़ाना था। मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया में हमने इनको बोला था मेल कॉपलेटरी ऑर्गन भी होते हैं, और इसी का नाम हमने क्या रखा था, पेनिस रखा था। ठीक है, फिर हमने ये कहा कि ये किस में काम आते हैं, ये कॉपुलेशन के दौरान काम आते हैं, ये किससे बनी होती हैं, कैसी होती हैं, हमें ये समझाना था। तो हमने ये बनाया कि मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ये अभी पूरा का पूरा ये ओरिजिनल क्या है हमारे पास, डायग्राम है। ठीक है, अभी पेनिस का अलग से स्ट्रक्चर हमें बनाना बाकी है। तो हमने ये कहा कि हमारे पास स्ट्रक्चर अगर हम पेनिस के देखेंगे तो यहाँ से स्टार्ट होता है हमारे पास। ठीक है, बेसिकली ये ब्लू कलर से क्लियर, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ से पेनाइल यूरेथ्रा भी आ रहे हैं। क्लियर, पेनाइल यूरेथ्रा की लेंथ कितनी होती है, 15 सेंटीमीटर होती है। फिर हमने ये कहा कि हमारे पास ये स्ट्रक्चर को ध्यान से देखेंगे तो ये पेनिस जो होता है वो सराउंडेड होता है इरेक्टाइल टिश्यू से। इरेक्टाइल टिश्यू दो तरीके के होते हैं, एक कार्पोरा कैवर्नोसा, एक कार्पोरा स्पॉन्जियोसा। कार्पोरा स्पॉन्जियोसा जो होती है वो हमारे पास कैसी होती है, वेंट्रली होती है और चारों तरफ से घेरी रहती है। ठीक है, और हमारे पास कार्पोरा कैवर्नोसा जो होती है वो दो पाई जाती है, डॉर्सली होती है। क्लियर, अगर हम किसी भी ट्रांसफर सेक्शन कट करते हैं टीएस, क्लियर, पेनिस का, तो हम मान चलते हैं ये पेनिस है, ये इसका अगर ट्रांसफर सेक्शन करेंगे तो हमारे पास जितने भी डॉर्सली लोकेटेड होंगे, वेंट्रल साइड तो नीचे होगा, डॉर्सल साइड कैसा होगा, ऊपर। तो जो इरेक्टाइल टिश्यू जो आपको कार्पोरा कैवर्नोसा दिखाई दे रही है वो कुछ इस तरीके से नजर आ रही है। समझ आ रही बात। तो दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास क्या, यूरेथ्रल मीटस के बारे में भी हमने बताया, जहां से ओपनिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, यूरेथ्रल मीटस बोलते हैं। क्लियर, मीटस का मतलब हम आपको समझाना चाहते हैं। अगर कहीं पे भी मीटस टर्म समझ में आए तो समझ जाइएगा कि एक ऐसी ट्यूब जिसकी एक ओपनिंग तो पता चल रही है और बट दूसरी ओपनिंग हमें नजर ना आ रही हो। ठीक है, इसी को हम क्या बोलेंगे, यूरेथ्रल मीटस। इसकी एक ही ओपनिंग नजर आ रही ना, इस ट्यूब की दूसरी ओपनिंग नजर आ रही है आपको, नहीं नजर आ रही, इसलिए हम मीटस टर्म यूज करते हैं। क्लियर, ऐसे आपको समझ में आएगा ऑडिटरी मीटस। ऑडिटरी मीटस किसे कहते हैं, जो कान की ओपनिंग है, ईयर की जो ओपनिंग होती है यही ओपनिंग हमें नजर आ रही है, दूसरी ओपनिंग नजर नहीं आती। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑडिटरी मीटस। मीटस टर्म क्या किसके लिए यूज होता है, ऐसी ओपनिंग जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही किनारा हमें नजर आता हो, दूसरा किनारा नजर ना आता हो। क्लियर, दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास कि अगर हम बात करते हैं कि इस पेनिस को, तो इसके चारों तरफ क्या होता है, फोर स्किन पाया जाता है, और फोर स्किन के रिमूवल को हमने क्या बोला था बताइए, सर्कमसीजन बोला था। क्लियर, फिर दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास, ये सर्कमसीजन क्या करता है, अगर रिमूव हो जाए तो ये प्रिवेंट करता है यूरिनोजेनिटल इन्फेक्शन से हमें बचाता है। क्लियर, सेकंड पॉइंट हमने ये कहा था कि फोर स्किन के पास क्या पाया जाता है, कुछ ग्लैंड पाए जाते हैं, उस ग्लैंड का नाम क्या रखा था, टाइसन्स ग्लैंड, और ये क्या सीक्रेट करती है बताइए, एक ऑयली सिक्रीशन, और इस ऑयली सिक्रीशन का नाम क्या है बताइए, स्मैग्मा। स्मैग्मा कुछ नहीं, एक तरीके का क्या है बताइए, ऑयली सिक्रीशन है। कैसा सिक्रीशन है बताइए, ऑयली सिक्रीशन है। क्लियर, आगे बढ़े, अब ध्यान से सुनते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं।
बना लीजिए डायग्राम ना। सही है। ये जो स्वेलिंग पार्ट है इसी को हमने क्या नाम दिया था बताइए कभी भी, ठीक। सुनते थे, ये हमारा लेटरल व्यू है। कैसा व्यू है? लेटरल व्यू है। अगर हम बात करते हैं तो हमने ये कहा कि हमारे पास ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हम मान चलते हैं क्या है, किसका है? पेनिस का। क्लियर। अगर पेनिस के स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं तो पेनिस की इस स्ट्रक्चर को देखेंगे ध्यान से तो नीचे वाला क्या है? यूरेथ्रा है। ये वाला पार्ट कैसा है? यूरेथ्रा। ये वाला पार्ट कैसा है? यूरेथ्रा। यूरेथ्रा को कौन कवर कर रहा है? चारों तरफ से कौन कवर कर रहा है? कार्पोरा स्पॉन्जियोसा। सिंगल पाई जा रही है, पूरा का पूरा कवर कर रही है। बोली बात सही है। यानी ये क्या है, हमारे पास जो यूरेथ्रा की बात कर रहे हैं पेनिस के अंदर, तो ये यूरेथ्रा का पार्ट हो गया। यूरेथ्रा को चारों तरफ से कौन कवर कर रहा है? पेनाइल यूरेथ्रा को बताइए। कार्पोरा स्पॉन्जियोसा। समझ में आई बात? कार्पोरा स्पॉन्जियोसा में ये हमारे पास अगर हम इस तरीके से दिखा रहे हैं आपको, तो ये वाला साइड कैसा साइड कहलाएगा? डोर्सल साइड। ये वाला नीचे वाला साइड कैसा कहलाएगा? वेंट्रल साइड। ये हमारा पेनिस स्ट्रक्चर का है। अब हमारे पास क्या समझाना है? कार्पोरा स्पॉन्जियोसा तो हो गया है, कार्पोरा कैवर्नोसा। कार्पोरा कैवर्नोसा क्या होती है? यहाँ पर दो स्ट्रक्चर ऐसे पाई जा रही हैं कुछ इस तरीके की। ये क्या हुई? कार्पोरा कैवर्नोसा। समझ आई बात? कार्पोरा कैवर्नोसा कहाँ पे प्रेजेंट है? डॉर्सली लोकेटेड या वेंट्रली लोकेटेड? डॉर्सली लोकेटेड। ठीक है। कार्पोरा स्पॉन्जियोसा कहाँ पे प्रेजेंट है? वेंट्रली लोकेटेड या डॉर्सली लोकेटेड? एज कंपेयर टू किसके? कार्पोरा कैवर्नोसा से उसके वेंट्रली है। क्लियर? समझ आई बात? पाए तो ये भी डॉर्सली ही हमने दिखाया है ना ये। समझ आई बात? बट वेंट्रल साइड में हमारे पास किसके? कैवर्नोसा के वेंट्रल साइड में। समझ आई बात? ये थोड़ा पॉइंट हमें याद रखना है कि वेंट्रली तो हम बोल देते हैं बट किसके वेंट्रली? कैवर्नोसा के वेंट्रली लोकेटेड होती है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास ये तो दो मसल्स की बात हो गई। क्लियर? कार्पोरा स्पॉन्जियोसा जो कवर कर रही है वो आगे चल करके एक क्या होती है? एक फोल्ड और बना लेती है। क्लियर? एक स्वेलिंग पार्ट बना लेती है। उस स्वेलिंग पार्ट का नाम क्या होता है बताइए? ग्लांस पेनिस। ग्लांस पेनिस कौन बनाता है बताइए? कार्पोरा स्पॉन्जियोसा। समझ आई बात? दूसरा पॉइंट आता है कि कार्पोरा कैवर्नोसा हो चाहे कार्पोरा स्पॉन्जियोसा होता है, वो एक तरीके का इरेक्टाइल टिश्यूज होती है। कैसी टिश्यू होती है? इरेक्टाइल टिश्यू की बनी होती है। और इरेक्टाइल टिश्यू के अंदर साइनोसॉइड प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? साइनोसॉइड प्रेजेंट होते हैं। साइनोसॉइड का मतलब होता है कि एक तरीके की कैविटी, और ये हमेशा एम्प्टी कैविटी होती है, खाली एकदम होती है। क्लियर? जब कभी भी हमारे पास क्या होता है? सेक्सुअल स्टिमुलेशन मिलता है तो उस दौरान क्या करता है हाइपोथैलेमस, जब भी हमें मैसेज देता है सेक्सुअल एक्साइटमेंट का, तो उस दौरान क्या होता है कि इनके जो एंडोथेलियम में होती है वहां पे ब्लड धीरे 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 क्या होने लगती है? भरने लगती है। अब धीरे धीरे अगर ब्लड भरने लगा, अगर फील होने लगा, तो जाहिर सी बात है वो जगह क्या हो गई? फुलफिल हो जाएगी। एक खाली बैलून में अगर हम पानी डालेंगे तो बलून का स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा? कोई ना कोई शेप ले लेगा। सेम ऐसे हमारे पेनिस का स्ट्रक्चर होता है। क्लियर? वो ऐसे रिलैक्स अवस्था में क्या होगा? एकदम खाली होगा। जब सेक्सुअल स्टिमुलेशन मिलते हैं तो उनके अंदर क्या भरा जाता है? एंडोथेलियम के अंदर, अरे बोलिए, ब्लड फिल्ड हो जाता है। ठीक है? जब ब्लड फिल्ड हो जाएगा तो जाहिर सी बात है इनके अंदर स्टिफनेस नजर आएगी। ठीक है? कोई ना कोई एक शेप एंड स्ट्रक्चर ले लेंगे। तो ये साइनोसॉइड्स के अंदर ही क्या होता है कि इनके अंदर ब्लड भरे जाएंगे। क्लियर? फिर इनके अंदर क्या आएगा बताइए? एक स्ट्रक्चर, स्टिफनेस आती है, हार्डनेस आती है। इनमें किसी तरीके की बोन नहीं पाई जाती। क्लियर? सेकंड पॉइंट आता है हमारे पास क्या, कि अगर स्ट्रक्चर की हम बात ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर दो तरीके के इंटरनल स्फिंक्टर और एक्सटर्नल स्फिंक्टर लगे हुए हैं। ये पॉइंट मुझे जरा ध्यान से सुनना है। होता क्या है कि हमारे पास यहाँ पे दो तरीके की मैकेनिज्म होती है। ध्यान समझा रहे हैं हम मैकेनिज्म किस तरीके की। हमने ये कहा कि हमारे पास दोनों पेनाइल यूरेथ्रा से हमारे पास क्या निकलना होता है बताइए? यूरेथ्रा से हमारे पास यूरिन भी पास होना है और सीमेन भी पास होना है, बट दोनों एक साथ नहीं पास होते। क्लियर? ये बात हमेशा याद रखना है कि ये इंपॉर्टेंट डाल करके कि जितने भी यूरिन है और सीमेन है साइमल्टेनियसली कभी भी पास नहीं होंगे। ठीक है? एक टाइम पर एक ही आएंगे। अब किस तरीके से आएंगे हम आपको समझाना चाह रहे हैं। ठीक है? हमारे यहाँ दो तरीके की नर्व फाइबर सिस्टम हमारे पास वर्क करती हैं। ठीक है? एक पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर और एक सिंपैथेटिक नर्व फाइबर। क्लियर? सिंपैथेटिक नर्व फाइबर जब भी आएंगे हमारे पास तो ये क्या कराती हैं? इजेकुलेशन कराती हैं किसका?
ठीक है, ये दो चीजें कराती है रिस्पॉन्सिबल फॉर। अगर हम बात करते हैं पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, ये दो चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। पहला क्या रिस्पॉन्सिबल होती है, ये इरेक्शन ऑफ पेनिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है बताइए, इरेक्शन ऑफ, ऐसा रिस्पॉन्सिबल फॉर, किसके लिए बताइए, रिस्पॉन्सिबल फॉर इरेक्शन ऑफ पेनिस, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही आता है, पूछा जाता है इरेक्शन ऑफ पेनिस के लिए कौन सा सिस्टम काम आता है, पैरासिम्पैथेटिक या सिंपैथेटिक। तो आप क्या बताएंगे, पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। दूसरा पॉइंट, इट इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मिक्चुरेशन, याद आ रहा है जब हम आपको मिक्चुरेशन पढ़ा रहे थे कभी भी किसी जमाने में, तो वहां पे बताया था पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर यहाँ पे काम आते हैं, क्लियर। तो यानी ये क्या कराता है बताइए, मिक्चुरेशन कराता है। अब सुनते ध्यान से, किस तरीके का कराता है हम आपको समझा रहे हैं, इधर देखिएगा। जब भी हमारे पास क्या होता है कि यूरेटर से यूरिन आया, कहां पे फील्ड हुआ बताइए, यूरिनरी ब्लैडर में, क्लियर। यानी यूरिनरी ब्लैडर में क्या है, यूरिन आ गई, क्लियर। अब हमारे पास क्या है कि यहाँ पे यूरिन फील्ड है। अब आपको ये बात समझ में आना चाहिए कि जब भी यूरिन में हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर अगर काम करता है तो ये किसके, यूरिनरी ब्लैडर के स्ट्रेच मसल्स के ऊपर एक्ट करता है। बोली बात सही है। जब स्ट्रेच मसल्स क्या करेंगे, कांटेक्ट करेंगे, तो ये जो इंटरनल स्फिंक्टर है ये ओपन हो जाती है। कौन ओपन होता है बताइए मैच्योरेशन के दौरान, इंटरनल स्फिंक्टर क्या हो गई, ओपन हो गई। और ये जो आपको एक्सटर्नल स्फिंक्टर दिखाई दे रहा था, ठीक है, वो अब ये ओपन हो गई है और ये यहां से यूरिन पास होंगे, तब इजैकुलेटरी डक्ट से कोई सीमेन पास नहीं होगा। जब तक पैरासिम्पैथेटिक काम कर रहा है तो सिंपैथेटिक नर्व फाइबर क्या करेगा, अपना बैठा रहेगा चुपचाप, क्लियर। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर क्या कहता है, हमारे पास सिंपैथेटिक से अब आप शांत रहिए, जो काम मैं करा रहा हूं हमारा करने दीजिए। तो ये क्या करती है कि यूरिन को कॉन्ट्रैक्ट कराती है और यूरिनेशन कराने में काम आती है, क्लियर। बट अब जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है, जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है तो ये क्या कराता है कि ये हमारे पास इजैकुलेशन ऑफ सीमेन में मदद करता है। और इजैकुलेशन ऑफ सीमेन कैसे मदद करेगा, ये इंटरनल स्फिंक्टर को क्या कर देगा, बंद कर देगा। बोली बात सही है। इंटरनल स्फिंक्टर को अगर बंद कर दिया तो जाहिर सी बात है क्या यूरिन पास हो पाएंगे, नहीं। अब कौन सा रास्ता खुलेगा, एक्सटर्नल स्फिंक्टर। समझ आई बात, एक्सटर्नल स्फिंक्टर ओपन होगा और इजैकुलेट डक्ट क्या करेगा, सीमेन रिलीज कराएगा और सीमेन रिलीज होकर के सीमेन पास हो जाएगा। समझे मेरी बात को, यानी दोनों काम आते हैं। सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम किसके लिए काम आता है बताइए, रिस्पॉन्सिबल फॉर इजैकुलेशन ऑफ सीमेन। समझ आई बात। दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास, आपने ये देखा होगा कि ये जो पेनाइल यूरेथ्रा आपको दिखाई दे रही थी, एक यहाँ पे बल्ब लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो रही है ना, यहाँ पे थोड़ा सा फुला हुआ पार्ट नजर आ रहा है ना, इस फुले हुए पार्ट को ही हम बल्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताइए, इनको हम बल्ब बोलते हैं। और बल्ब के पास क्या पाई जाती है, कुछ ग्लैंड पाई जाती है, पेयर्ड ग्लैंड पाई जाती है, और उसका नाम क्या होगा, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, क्लियर। इसी का दूसरा नाम, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का दूसरा नाम कॉपर्स ग्लैंड। आपको याद होगा किसी जमाने में हमने बताया होगा कॉपर्स ग्लैंड का फंक्शन, ठीक है। ये एल्कलाइन सिक्रीशन करती है और एल्कलाइन सिक्रीशन करने के साथ साथ ये लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस में भी मदद करती हैं और ये यूरेथ्रा की पाथ को न्यूट्रलाइज भी करती हैं। याद आ रही है। यानी क्या होता है कि इजैकुलेशन से पहले ये क्या करती हैं, पहले इनका सिक्रीशन होता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का, और ये रास्ता पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। क्यों, एसिडिक मीडियम में कभी भी स्पर्म सर्वाइव नहीं करते, ये बात याद रखना है। अगर ये मीडियम अगर एसिडिक रहा, यूरिन पास है और ये न्यूट्रलाइज ना हुआ तो पूरा का पूरा स्पर्म क्या हो जाएगा, कुत्ते की मौत मारे जाएगा, तड़पेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये एसिडिक मीडियम में सर्वाइव नहीं करता, इसलिए इसके पाथ को न्यूट्रलाइज होना बहुत जरूरी है। समझ रहे हैं, जल्दी करिए। ये लिख लीजिएगा, ठीक है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक वाला, ये बातें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्लियर हो गया। इसके बाद जो बातें पढ़ाने जा रहे हैं अगर नहीं भी समझ में आएगा तभी कोई दिक्कत की बात नहीं है, सिलेबस में नहीं है वो पार्ट हमारे, क्लियर। हेडिंग डालते हैं मैकेनिज्म ऑफ इरेक्शन ऑफ पेनिस।
देखते हैं इधर, सुनिए ये ध्यान से। होता क्या है कि जब भी सेक्सुअल स्टिमुलस वगैरह हमें मिलता है तो हाइपोथैलेमस हमें मैसेज देता है। कौन मैसेज देता है? क्यों? क्योंकि सेक्सुअल बिहेवियर सबके सब लिबिडो कहाँ पे प्रेजेंट है? हाइपोथैलेमस ही रेगुलेट करता है। क्लियर? तो हमने ये कहा कि हमारे पास ये हाइपोथैलेमस है, ये हमारे पास क्या है? हाइपोथैलेमस। फिर ये पिट्यूटरी ग्लैंड, बोले बात सही है? फिर ये हाइपोथैलेमस इसको क्या करेगा? मैसेज देगा, और ये एंटीरियर पिट्यूटरी है। क्लियर? और एंटीरियर पिट्यूटरी यहाँ पे आया। क्लियर? और ये क्या करता है? ये स्टिमुलस क्या करता है? कब स्टिमुलेट होगा बताइए? ऑन सेक्सुअल एक्साइटमेंट। जब हमें सेक्सुअल एक्साइटमेंट होती है तो ये क्या करता है? मैसेज लेकर के जाता है। क्लियर? और ये जब भी मैसेज लेकर के जाएगा, क्लियर, तो ये सबसे पहले किसके पास लेकर के जाएगा? क्लियर? ध्यान से देखिएगा, ये स्ट्रक्चर अगर हमारे पास क्या है, हमने पेनिस का स्ट्रक्चर बनाया, तो इनकी जो इंडोथीलियम लेयर होती है, ये इंडोथीलियम की लेयर हमने बनाई। ठीक है? इंडोथीलियम की लेयर में हमारे पास ये पूरे के पूरे नर्व फाइबर आ रहे हैं, ये पूरे के पूरे नर्व सिस्टम नर्व फाइबर है ये। ठीक है? ये सब के सब क्या है? नर्व फाइबर है। अब जब भी स्टिमुलस मिलेगा तो पेनिस को ही तो मिलेगा, तो ये क्या करते हैं हमारे पास, इनके अंदर धीरे धीरे सारे के सारे क्या होंगे? ब्लड भरे जाएंगे। क्या भरे जाएंगे बताइए? ब्लड भरे जाएंगे। कैसे भरे जाएंगे हम आपको समझा रहे हैं। नर्वस सिस्टम में सबसे पहले ये किस में वर्क करता है? सबसे पहला वर्क करता है, ये एक्ट करता है, एक्ट ऑन पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर, या फिर नर्वस सिस्टम पे वर्क करता है। किस पे वर्क करता है बताइए? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पे वर्क करता है। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है? रिलीज करता है एक तरीके का वेसोडाइलेटर, क्या कहते हैं उसको? नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या कहते हैं? यानी ये रिलीज कराएगा रिलीज नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको हम बोलते हैं NO। ठीक है? और नाइट्रस ऑक्साइड एक तरीके का क्या होता है बताइए? वेसोडाइलेटर होता है। क्या होता है बताइए? वेसोडाइलेटर। आप बताइए, इसका शेप बढ़ेगा कि कॉन्ट्रैक्ट होगा? यानी जब ये बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि इनकी जो मसल्स होगी पेनिस की, वो रिलैक्स होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी? यही तो उल्टा है, रिलैक्स होगी। अरे भर रहा है भाई, ठीक है, तो भर रहा है तो क्या होगा? ऊपर की तरफ रिलैक्स होगा ना। तो यानी इनकी जो मसल्स होगी, इनकी मसल्स को हम क्रूरा मसल्स बोलते हैं। क्रूरा का दूसरा नाम मसल्स ही है। ठीक है? क्रूरा मसल्स क्या होगा बताइए? क्रूरा मसल्स क्या होगा? रिलैक्स होगा। ठीक है? और ब्लड फील्ड होगा कहां पे बताइए? ब्लड जो फील्ड होगा इन साइनसॉइड में फील्ड होगा। बोली बात सही है? जो कैविटी है, उस कैविटी के अंदर क्या होगा? फील्ड होगा। क्लियर? रिजल्ट बताइए क्या होगा? रिजल्ट बताइए। इसी को हम बोलते हैं इरेक्शन। यही तो है इरेक्शन, और कुछ है क्या? नहीं। क्लियर? अब जब इरेक्शन हुआ, अब यहाँ पे कौन काम करेगा बताइए? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करेगा। कौन काम करेगा? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करेगा। अब एक बार जब इजैकुलेशन हुआ, ठीक है, सेक्सुअल स्टिमुलेशन मिलने के बाद जब इजैकुलेशन हुआ, इजैकुलेशन कौन कराएगा? सिंपैथेटिक या पैरासिम्पैथेटिक? सिंपैथेटिक। ये बात याद रखिएगा, चाहे जितना इरेक्शन हो जाए पेनिस, लेकिन इजैकुलेशन तब तक नहीं होगा जब तक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम नहीं करेगा। समझ बात? तो इजैकुलेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? सिंपैथेटिक। यानी हम ये कह सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबल फॉर किसके लिए बताइए? इजैकुलेशन। ठीक है? अब आफ्टर इजैकुलेशन क्या होगा बताइए? फिर से वही जो क्रूरा मसल्स होगी वो क्या हो जाएगी? रिलैक्स होने की जगह पर क्या हो जाएगी? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। क्लियर? यानी हम ये कह सकते हैं आफ्टर इजैकुलेशन जो क्रूरा मसल्स है वो क्या हो जाएगी बताइए?
कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है। फिर से यहाँ से ब्लड क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। बोली बात सही है। नर्व सिस्टम काम आप सिंपैथेटिक करेंगे। क्लियर, जल्दी करिए। ये बात हमेशा ही दिमाग में बैठाए रखना है। इस चीज का पढ़ने का मतलब यही है कि इजैकुलेशन सिर्फ और सिर्फ किस बात पे डिपेंड करता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे डिपेंड करता है। समझ आई बात? जब तक हमारा ब्रेन नहीं चाहेगा इजैकुलेशन तब तक नहीं होगा। क्लियर? इसका मतलब हमने क्या समझाया था बताइए? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। क्लियर? हो गया? चलिए इसी बात पे 2-3 शब्द हमें बताइए। पहली डिफिनीशन इसकी बताइए, दूसरी डिफिनीशन इसकी बताइए, थर्ड हमारे पास इजैकुलेशन, फोर्थ हमारे पास इंसेमिनेशन। चलिए, शायद आपको स्पर्मिएशन, इजैकुलेशन, इंसेमिनेशन तो बताया है, सेमिनेशन नहीं बताया है ना। चलिए लिख लेते हैं। स्पर्मिएशन में मतलब क्या होता है? रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। दूसरा, सेमिनेशन का मतलब क्या होता है? रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस। क्लियर? इजैकुलेशन का मतलब होता है रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम बॉडी, ठीक है। इनमें रिलीज ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, क्लियर? चलिए, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से निकलना क्या कहलाएगा? टेस्टिस से बाहर निकलना क्या कहलाएगा? बॉडी से बाहर निकलना क्या कहलाएगा? बॉडी से बाहर निकल करके किसी फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में निकलना क्या कहलाएगा? समझे बातों को? आगे बढ़े। हेडिंग हो गया हमारे पास स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब हमने क्या समझाया था बताइए? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म को ही तो बोलते थे। क्लियर? अब सुनते ध्यान से। क्लियर? हमारे पास क्या होता है कि जितने भी स्पर्म का फॉर्मेशन होता है वो शुरू से लेकर के अंत तक बताना है। आपके एनसीईआरटी ने क्या किया है कि प्यूबर्टी स्टेज के बाद की बात की है। क्लियर? इससे पहले भी हम बात कर लेते हैं। क्लियर? तो हमारे पास क्या होता है कि किसी भी स्पर्म का फॉर्मेशन सबसे पहले कहां से स्टार्ट होता है? प्राइमोर्डियल जर्म सेल से होता है। कहां से होता है बताइए? प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स, जिसकी प्लाइडी कितनी होती है? 2n। क्लियर? प्राइमोर्डियल जर्म सेल की सबसे खास बात ये याद रखना है कि ये एक्स्ट्रा गोनाइडल ओरिजिन है, यानी गोनेड्स के बाहर है। क्लियर? और एक्स्ट्रा गोनाइडल का मतलब हमारे पास मेसोडर्मल ओरिजिन है। कैसी ओरिजिन है? मेसोडर्मल। बट इतना गहराई में नहीं बात कर रही। आपको क्या याद रखना है कि प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स की प्लाइडी क्या है? 2n है। क्लियर? इनमें क्या होता है, कई बार लगातार कंटिन्यू क्या होते रहते हैं? माइटोटिक डिवीजन होते रहते हैं।
हमने मान चलते हैं यहाँ पे कैसा डिवीजन हुआ बताइए, माइटोटिक डिवीजन हुआ। यहाँ पे कैसा डिवीजन हुआ बताइए, माइटोटिक डिवीजन। यहाँ पे कैसा डिवीजन हुआ बताइए, माइटोटिक डिवीजन। और माइटोटिक डिवीजन करने के बाद ये क्या बनाते हैं, स्पर्मेटोगोनिया बनाते हैं। क्या बनाते हैं बताइए, स्पर्मेटोगोनिया बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं बताइए, स्पर्मेटोगोनिया। चलिए बताइए क्या बना रहे हैं, स्पर्मेटोगोनिया। क्लियर। और कई सारे स्पर्मेटोगोनिया के अंदर क्या करते हैं कि लगातार लगातार क्या चलते रहते हैं, यहाँ पे माइटोटिक डिवीजन चलता रहता है। ठीक है, यहाँ पे कैसा डिवीजन चलता रहता है बताइए, माइटोटिक डिवीजन चलता रहता है पूरे लाइफ। ठीक है, पूरी जिंदगी भर क्या चलता रहता है बताइए, माइटोटिक डिवीजन चलता रहता है। पूरे माइटोटिक डिवीजन कब तक चलता रहेगा बताइए, पूरी जिंदगी भर तक चलता रहेगा। इसलिए स्पर्म की कमी नहीं होती। बात समझ आई। दूसरा पॉइंट आता है कि अगर ये माइटोटिक डिवीजन हुए हैं तो इनकी प्लॉइडी जरा हमें बता सकते हैं कैसी होगी, प्लॉइडी बता सकते हैं क्या, प्लॉइडी बता सकते हैं। अगर ये पूरी लाइफ चल रही है स्पर्मेटोगोनिया के अंदर माइटोटिक डिवीजन, तभी प्लॉइडी कैसी होगी, 2n। क्लियर। अब कई सारे में से हमने ये कहा कि किसी एक स्पर्मेटोगोनिया को बनाएंगे, तीनों को बताते चलेंगे तो फिर बहुत ज्यादा वो खराब हो जाएगा। ठीक है, हम किसी एक स्पर्मेटोगोनिया की बात करते हैं। ये यहां से लेकर के यहां तक अगर हम बात करते हैं, यहां से लेकर के यहां तक की बात, ये कब की बात हो रही है, फीटल लाइफ की बात हो रही है। कब की बात हो रही है बताइए, फीटल लाइफ, यानी बिफोर बर्थ की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये सारा खेल कब चल रहा है, पैदा होने से पहले ही चल रहा है। ठीक है, देख रहे हो इंसान कितना अच्छा है, पैदा हुआ नहीं, पूरा जिंदगी भर का हिसाब किताब रख रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आगे बढ़ते हैं हमारे पास, स्पर्मेटोगोनिया में किसी एक स्पर्मेटोगोनिया को मैंने उठाया। क्लियर। अब यहाँ पे बर्थ अब करा ही देते हैं। ठीक है, बर्थ के बाद की बात करते हैं। बर्थ के बाद की बात करेंगे तो यहाँ पर एक स्पर्मेटोगोनिया के अंदर क्या चलता है, ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन होता है। क्या होता है बताइए, डिफरेंशिएशन एंड ग्रोथ होती है। लगातार लगातार क्या होगा, डिफरेंशिएशन एंड क्या होगी बताइए, ग्रोथ होगी। तो जाहिर सी बात है डिफरेंशिएशन एंड ग्रोथ एक तरीके का माइटोटिक डिवीजन ही है। अरे बोलिए, यानी माइटोटिक डिवीजन करके ये क्या बनाती हैं, एक तरीके का स्ट्रक्चर बनाएंगे। उस स्ट्रक्चर का नाम हमारे पास क्या आएगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। आप बताइए, ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन किया है, प्लॉइडी कैसी रहेगी, 2n ही रहेगी। तो 2n ही रहेगा। क्लियर। अब आप ये सोचेंगे सर ये तो चीजें वही बता रहे हैं आप, एक सिंपल सा तरीका हम बता रहे हैं, आपको याद रहे या ना रहे भूल जाइएगा। क्लियर। ध्यान सुनिए, प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स का कुछ ना कुछ साइज होता है। क्या होता है बताइए, कुछ ना कुछ साइज होता है। वो साइज हमारे पास 25 या 23 माइक्रोन के आसपास होता है। कितना, 23 से लेकर के 25 माइक्रोन तक प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स की साइज होती है। इसने माइटोटिक डिवीजन किया और माइटोटिक डिवीजन करके स्पर्मेटोगोनिया बनाया। अब बताइए, जब इतना बड़ा सेल्स है, जब माइटोटिक डिवीजन करेगा तो सेल्स की साइज क्या होगी, छोटी होगी कि बड़ी होगी, घटेगी, जाहिर सी बात है। तो इनका जो स्पर्मेटोगोनिया की साइज हो जाती है वो 12 माइक्रोन हो जाती है। इतना गहराई में नहीं जाना आपको, इसलिए लिखवा नहीं रहा हूं। क्लियर। कितना माइक्रोन, 12 माइक्रोन के आसपास हुआ है। अब क्या चाहिए कि इतने में से तो काम हमारा चलेगा नहीं, इसलिए क्या होता है, बर्थ के बाद जब तक प्यूबर्टी स्टेज नहीं आ जाती तो स्पर्मेटोगोनिया क्या करता है, अपने अंदर ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन करता है लगातार, और ये मैच्योर होता है और ये क्या बनाता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, यानी 23 माइक्रोन फिर से रिगेन कर लेता है ये। क्लियर। यानी इनकी साइज कितनी हो गई फिर, अरे बोलिए कितनी हो गई, 23। क्लियर। यहां से लेकर के स्पर्मेटोगोनिया से लेकर के यहां से लेकर के यहां तक के फॉर्मेशन को, स्पर्मेटोसाइट्स का फॉर्मेशन हुआ है ना, इसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। ठीक है, समझ आई बात,
इसको हमने क्या बोला, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का फॉर्मेशन हो गया। अब यहाँ पे क्या आ गई, प्यूबर्टी स्टेज आ गई। अब यहाँ पे हमारे पास कैसे स्टेज आ गई बताइए, एट प्यूबर्टी। अब यहाँ पे प्यूबर्टी की बात करेंगे, क्लियर। अब प्यूबर्टी स्टेज में क्या होता है कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर क्या होता है, मियोसिस डिवीजन होता है। कैसा डिवीजन होता है, आप बताइए। यहाँ पे पहली बार यहाँ पे फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हुआ। कैसा डिवीजन हुआ बताइए, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हुआ। और फर्स्ट मियोटिक डिवीजन एक तरीके का कैसा डिवीजन होता है बताइए, कैसा डिवीजन होता है, रिडक्शनल डिवीजन। प्लॉइडी बढ़ेगी कि घटेगी, घटेगी। तो यानी फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हुआ तो ये कितने तरीके के सेल्स बनाएंगे बताइए, 2 तरीके के सेल्स बनाएंगे। इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी, इनको हम क्या बोलेंगे बताइए, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। इनको हम क्या बोलेंगे बताइए, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। इसको हमने क्या बोला बताइए, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। प्लॉइडी बताइए एन, क्लियर। फिर इन दोनों के अंदर क्या होगा, सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा। कैसा डिवीजन होगा बताइए, सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा। इनके अंदर सेकेंड मियोटिक डिवीजन हुआ, क्लियर। कैसा डिवीजन, सेकेंड मियोटिक डिवीजन हुआ। और सेकेंड मियोटिक डिवीजन एक तरीके का कैसा डिवीजन बताइए, कैसा डिवीजन, इक्वेशनल डिवीजन। कैसा डिवीजन, इक्वेशनल डिवीजन। और इक्वेशनल डिवीजन में प्लॉइडी चेंज नहीं होती है, एक तरीके का माइटोटिक ही हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स किस में कन्वर्ट होगी, अब स्पर्मेटिड में कन्वर्ट होगी। किस में कन्वर्ट होगी बताइए, स्पर्मेटिड में कन्वर्ट होगी। हम एक को लेकर के बोल रहे हैं, एक स्पर्मेटोसाइट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसको मैं क्या बोलूंगा बताइए, स्पर्मेटिड बोलूंगा। इसको मैं क्या बोलूंगा बताइए, स्पर्मेटिड। प्लॉइडी जरा बताइए, प्लॉइडी जरा बताइए, प्लॉइडी बताइए, हेप्लॉइड, ठीक है। अब स्पर्मेटिड तो बन ही गया हमारे पास, आपके एनसीईआरटी ने यहीं पे रुक गया, क्लियर। अब हम ये क्या करते हैं कि मैच्योर स्पर्म के लिए इनके अंदर मार्फोलॉजिकल चेंजेस होने चाहिए। कुछ क्या होना चाहिए बताइए, मार्फोलॉजिकल बदलाव आते हैं। हर बदलाव जरूरी है, बोली बात सही है, क्लियर। बदलाव आना बहुत जरूरी है। तो इनके अंदर क्या हुआ बताइए, मार्फोलॉजिकल, मार्फोलॉजिकल क्या आया बताइए, चेंजेस आए, ठीक है। और मार्फोलॉजिकल चेंजेस आने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो गए, स्पर्म में कन्वर्ट हो गए। इसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ। कितने स्पर्मेटोजोआ बने स्पर्मेटोगोनिया से बताइए, इसी को हम बोलते हैं स्पर्म। इसी को हम क्या बोलते हैं बताइए, स्पर्म बोल रहे हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं बताइए, स्पर्म बोल रहे हैं। प्लॉइडी जरा बता दीजिए। सिर्फ और सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल में बदलाव आया और किसी में नहीं, ठीक है। अब सुनते ध्यान से, यहाँ पे जो इसने बदलाव लाया मॉर्फोलॉजिकल, इनके लिए एक शब्द बोला जाता है स्पर्मियोजेनेसिस, क्लियर। या इसी को कभी कभी स्पर्मेटेलोसिस, ठीक है। समझ आई बात, सुनिए ध्यान। आपके एनसीईआरटी ने ये सारी बातें लिख करके बोली है। कैसे बोली है, लिख करके, लिखवाने की जरूरत है नहीं, सब कुछ तो लिख दिया, क्लियर। जल्दी करिए। ये फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, ये सेकंड मियोटिक डिवीजन। ये हमारा मियोसिस।
चलिए इसकी ओरिजिन बताइए क्या है। इसकी ओरिजिन एक्स्ट्रा गोनेडल ओरिजिन, ठीक है। कहां से ओरिजिनेट हुए हैं बताइए? मीजोडर्म से। कहां से ओरिजिन हुए हैं? मीजोडर्म से। स्पर्मेटोगोनिया को हम स्पर्म मदर सेल्स भी बोल सकते हैं, बोली बात सही है। स्पर्मेटोगोनिया को हम क्या बोल सकते हैं बताइए? स्पर्म मदर सेल्स या इसी को इमेच्योर जर्म सेल्स। क्लियर? अरे डिफरेंशिएशन एंड ग्रोथ करा करके तो मैच्योर बनाते हैं। क्लियर? चलिए स्टार्ट करें, सुन ले ध्यान से। हमने ये कहा कि हमें स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ाना है। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म कहाँ पे? गोनेड्स के अंदर ही क्या कहलाता है? स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। अगर स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करेंगे तो ये फीटल लाइफ से स्टार्ट हो जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। बट आपके एनसीईआरटी ने पढ़ाया कहाँ से है? स्पर्मेटोसाइट से पढ़ाया है, ठीक है। इससे पहले की भी लाइफ देख लेते हैं। तो ये बनता कहाँ से है? प्राइमोर्डियल जर्म सेल से बनता है। अब प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स क्या है? एक तरीके के एक्स्ट्रा गोनेडल ओरिजिन। गोनेड्स के बाहर हमारे पास ओरिजिन जो होती है वो मेसोडर्मल ओरिजिन होती है इनकी। क्लियर? दूसरा पॉइंट आता है कि प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स बहुत सारे माइटोटिक डिवीजन करते हैं और कई सारे माइटोटिक डिवीजन करके क्या बनाते हैं? स्पर्मेटोगोनिया बनाते हैं। क्या बनाते हैं? स्पर्मेटोगोनिया बनाते हैं। स्पर्मेटोगोनिया क्या करता है हमारे पास? इसकी प्लॉइडी कैसी है बताइए? 2n है। क्यों? क्योंकि माइटोटिक डिवीजन से बना हुआ है, ठीक है। तो ये डिप्लॉयड होती है और ये डिप्लॉयड होने के लिए हमारे पास क्या है? माइटोटिक डिवीजन किया। फिर स्पर्मेटोगोनिया को हम क्या बोलते हैं? कि स्पर्म मदर सेल्स, यानी स्पर्म का फॉर्मेशन इसी सेल से ही होता है, ठीक है। इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? इमेच्योर जर्म सेल्स भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या किया? प्राइमोर्डियल जर्म सेल से बना हुआ है और ये पहली बार जो बना होता है वो इमेच्योर होता है, ठीक है। अब इसको मेच्योर बनाने के लिए इसके अंदर क्या करना पड़ेगा बताइए? ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन करानी पड़ती है, ठीक है। तो ये कई बार क्या होता है? कंटिन्यूअस क्या करता है? डिफरेंशिएशन एंड ग्रोथ करता है। बर्थ के बाद की बात कर रहे हैं, ठीक है। जन्म के बाद ही इनके अंदर क्या होता है? ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन होता है। अच्छा पहला पॉइंट ये बताइए कि जब भी कभी भी हमारे पास क्या होगा कि बच्चा पैदा होगा तो उसके अंदर कैसे सेल्स होंगे? मैच्योर या इमेच्योर? इमेच्योर, ठीक है। तो इमेच्योर होंगे तो फिर मैच्योर करने के लिए डिफरेंशिएशन एंड ग्रोथ करना पड़ेगा और इसको हम क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। क्यों? क्योंकि इसने क्या बनाया? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाई। क्लियर? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कैसी प्लॉइडी इनकी बताइए? 2n प्लॉइडी है। अब इनके अंदर कैसा डिवीजन होगा? माइटोटिक डिवीजन ना होकर के कैसा डिवीजन होगा? मियोसिस होगा, ठीक है। मियोसिस हो एक तरीके का क्या है बताइए? रिडक्शनल डिवीजन है। तो ये दो बार मियोसिस होती है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। पहली मियोसिस जो होती है वो रिडक्शनल डिवीजन होती है, इसलिए यहाँ पे स्पर्मेटोसाइट्स किसमें कन्वर्ट होते हैं बताइए? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर क्या होता है? सेकंड मियोटिक डिवीजन होता है। तो ये क्या बनाएगा? स्पर्मेटिड बनाएगा और स्पर्मेटिड के अंदर कई सारे मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। तो क्या बनाएगा? क्या बनाएगा? स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म बोलेंगे। समझ में आई इतनी बात? सिंपल सिंपल सी बात है। अगर कभी भी आपसे कोई साइज पूछेगा तो इनको 23 माइक्रोन कर लीजिएगा, फिर इनको कितना कर लीजिएगा? 12 माइक्रोन कर लीजिएगा, फिर यहाँ पे फिर ला करके कितना कर लीजिएगा बताइए? 23 माइक्रोन कर लीजिएगा, ठीक है। पूछा तो नहीं जाएगा, जिंदगी में नहीं पूछा जाएगा आपसे। क्लियर? समझ आई बात? याद तो हो जाएंगे, ये पूछा जाएगा आपसे। क्लियर? चलिए एक बार हमारे साथ बोल लेते हैं, ठीक है। चलिए स्पर्मेटोजेनेसिस किसे कहते हैं? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म का। स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट कहां से होता है बताइए? प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स। प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स क्या करेंगे? माइटोटिक डिवीजन करेंगे। माइटोटिक डिवीजन करने के बाद क्या बनाएंगे? स्पर्मेटोगोनिया बनाएंगे। स्पर्मेटोगोनिया के अंदर ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन होगा। ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन होकर के प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर क्या होता है हमारे पास? मियोसिस होगा। मियोसिस फर्स्ट में एक तरीके का कैसा डिवीजन? रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन के बाद क्या बनाती है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स की प्लॉइडी हैप्लॉइड। फिर इसके अंदर क्या होगा हमारे पास? सेकंड मियोटिक डिवीजन। सेकंड मियोटिक डिवीजन एक तरीके का कैसा डिवीजन होता है? इक्वेशनल डिवीजन। और ये आगे चल करके क्या बनाएंगे? स्पर्मेटिड बनाएंगे। स्पर्मेटिड आगे चल करके क्या करेंगे? मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आती हैं जिसको हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस के बाद ये क्या बनाती हैं? स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ को हम कॉमनली नेम कहते हैं स्पर्म, ठीक है। इतना कर ले जाएंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। क्लियर? हेडिंग डालते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, ठीक है।
बना लीजिए। सुनते ध्यान से, हमने ये कहा कि स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म की बात करेंगे, एक भी पॉइंट लिखना नहीं है एनसीईआरटी से, सारे पॉइंट लिख डाला हूं। क्लियर? हम ये कह रहे हैं कि अगर स्ट्रक्चर अगर देखेंगे स्पर्म की, तो हमारे पास स्ट्रक्चर के जो स्पर्म होते हैं 4 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। कौन कौन से पार्ट में? पहला पार्ट हमारे पास कौन सा पार्ट है बताइए? हेड। दूसरा पार्ट क्या है? नेक। तीसरा पार्ट क्या है बताइए? मिडिल पीस। और चौथा पार्ट क्या है? टेल। ये 4 पार्ट में डिवाइडेड है। क्लियर? दूसरा पॉइंट आता है हेड पार्ट में, हमें नजर आ गया होगा कौन कौन सा? न्यूक्लियस और बोलिए, न्यूक्लियस एंड एक्रोसोम। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्पर्म की कवरिंग होती है उसको हम क्या नाम देते हैं? गैलिया नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? गैलिया। इनकी मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं? गैलिया नाम देते हैं। फिर इनके सबसे ऊपर एपेक्स रीजन पे क्या पाई जाती है? एक्रोसोम्स पाई जाती हैं। एक्रोसोम्स क्या होती है हमारे पास? ये गोल्जी बॉडी से बनाई होती हैं। कौन बनाया है इनको? गोल्जी बॉडी बनाया हुआ है। और इनके पास क्या पाई जाती है? एक तरीके की एंजाइम्स पाई जाती है। उस एंजाइम्स का नाम क्या है बताइए? एक्रोसोमल एंजाइम्स, या इसी को हम स्पर्म लाइसिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइसिन का मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन करना। तो ये क्या किसमें मदद करते हैं? ये ब्रेक डाउन करते हैं वॉल ऑफ ओवम को, या पेनिट्रेट करने में मदद करते हैं। समझ आई बात? यानी हम पेनिट्रेशन की जगह पे डिसइंटीग्रेशन ऑफ ओवरियन वॉल। अभी हम आपको समझाएंगे कि जब ओवरी के वॉल पढ़ाएंगे तब आपको पढ़ाएंगे किस तरीके से डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं। ठीक है, ब्रेक डाउन किस तरीके से हो रहे हैं। फिर हमने ये कहा कि इनके पास न्यूक्लियस पाए जाते हैं। न्यूक्लियस के पास क्या पाए जाते हैं? सिर्फ और सिर्फ डीएनए पाए जाते हैं, और उसके साथ साथ क्या पाए जाते हैं? कुछ हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं, बट कभी भी आरएनए नहीं पाया जाएगा। क्लियर? क्यों? क्योंकि इसको बहुत तेजी से मूव करना है और ज्यादा बोझ लेना नहीं चाहता ये। ठीक है, तो यानी यहाँ पे हमारे पास कभी भी न्यूक्लियस के अंदर आरएनए नहीं पाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ क्या पाया जाता है? डीएनए का मॉलिक्यूल पाया जाता है, कुछ हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, इनके नीचे जस्ट आएंगे तो नेक रीजन में क्या पाए जाते हैं? प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और डिस्टल सेंट्रियोल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। कैसे होते हैं बताइए? एक दूसरे के परपेंडिकुलर अरेंजमेंट होता है। जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होता है वो क्लीवेज में मदद करता है, यानी डिवीजन में मदद कर रहा है। ठीक है, सेंट्रियोल का फंक्शन यही था कि हमारे पास डिवीजन में मदद करना है, तो ऐसे डिवीजन को हम क्या बोलते हैं? क्लीवेज। ये फर्टिलाइजेशन के बाद होता है जाइगोट के अंदर। क्लियर? फिर उसके बाद आता है हमारे पास डिस्टल सेंट्रियोल, किस में मदद करता है? ये एक्सियल फिलामेंट बनाता है। क्या बनाता है? एक्सियल फिलामेंट बनाता है। और इनके अंदर क्या पाए जाते हैं? कुछ फ्लूइड पाए जाते हैं। आप बताइए, साइटोप्लाज्म जैसे बोलते थे, ऐसे यहाँ सेंट्रोप्लाज्म सेंट्रियोल के चारों तरफ जो भी फ्लूइड पाई जाएगी, मैट्रिक्स पाई जाएगी, उसको हम क्या बोलेंगे? सेंट्रोप्लाज्म बोलेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रियल शीथ। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल शीथ हमारे पास कुछ इस तरीके से पाई जाती हैं। इनको हम बोलते हैं नेबेन कर्न। नहीं याद रखना है, ये साइंटिस्ट का नाम था इसलिए इन्होंने अपने नाम पे रख दिया। क्लियर? फिर उन्होंने पहला नाम अपना ही रखा था, फिर बाद में पता चला ये तो माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, यानी इन्होंने बेवकूफ बनाया सबको अभी तक। क्लियर? ये कोई और नहीं, नेबेन कर्न का नाम कुछ और नहीं है। ये क्या है बताइए? माइटोकॉन्ड्रियल शीथ है। माइटोकॉन्ड्रिया किसमें मदद करती है? एनर्जी प्रोवाइड करती है। क्यों? वाइग्रस मोटिलिटी चाहिए कि नहीं चाहिए? दूसरा पॉइंट आइए हमारे पास क्या है कि यहाँ पर एक्सियल फिलामेंट बताया ही था, कौन बनाता है? डिस्टल सेंट्रियोल। एक्सियल फिलामेंट है क्या एक्चुअल में? ये अरेंजमेंट होता है किसका? माइक्रोट्यूब्यूल का। क्लियर? फिर उसके बाद हमने ये कहा कि टेल क्या करेगा? डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा किसी भी स्पर्म को। ठीक है, और उसके बाद अगर स्पर्म का स्ट्रक्चर जो दिखा है उसके जो सबसे लास्ट की दूसरी लाइन अगर आप पढ़ेंगे, वो लाइन हम पढ़ा चुके हैं। 60% स्पर्म है वो मस्ट है क्या होना चाहिए? नॉर्मल शेप एंड साइज होनी चाहिए। और 60% में से 40% क्या होना चाहिए? वाइग्रस मोटिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, आपके एनसीईआरटी ने ये नहीं लिखा है कि किसमें। ठीक है, 40% को ये बात याद रखिएगा, नॉर्मल शेप एंड साइज जिससे है जिसका है उसमें 40%। बोली बात सही है? हाँ, कभी कभी ये भी पूछे, न्यूक्लियस की जो शेप होती है वो स्पिंडल शेप्ड होती है। कैसी होती है? स्पिंडल शेप्ड। इनके अंदर भी फ्लूइड जो पाया जा रहा है इनको माइक्रोप्लाज्म बोलते हैं।